हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने PHDLA 137 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि संप्रेषण का अर्थ समझाते हुए संप्रेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संप्रेषण का अर्थ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि संप्रेषण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति लिखित, मौखिक और सांकेतिक रूप से अपने विचारों और संदेशों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, जिसे हम संप्रेषण के नाम से जानते हैं। क्या समझे? संप्रेषण जो है एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक रूप से अपने विचारों और संदेशों का एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संप्रेषण। समझ गए? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसार में सभी मनुष्य अपने मन के भाव को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जो है उन्हें पड़ती है। अतः एक मनुष्य जिस माध्यम से अपने मन के भाव और अपने मन के विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाता है, वह संप्रेषण की प्रक्रिया अर्थात संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। संप्रेषण को हम लोग बोलते हैं, संचार भी बोलते हैं। समझ गए? अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, संप्रेषण की निम्न प्रक्रियाएं होती हैं जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। तो किसी भी संप्रेषण का एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है। तो कौन कौन सा प्रक्रिया होता है हम इसके आगे पढ़ेंगे। सो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग देंगे संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत, वह है वक्ता या स्रोत, ठीक है, वक्ता या स्रोत। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता मतलब क्या, बोलने वाला। तो किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि वक्ता ही एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी अपने विचार या अपने किसी अनुभव या अपने किसी ज्ञान को किसी दूसरे के साथ साझा करता है। वक्ता क्या करता है, अगर हम आपको बोल रहे हैं तो हम अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को क्या कर रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, वक्ता। तो वक्ता क्या करता है, अपने विचार को या अपने किसी अनुभव को या अपने किसी ज्ञान को किसी दूसरे के साथ साझा करता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में एक व्यक्ति होता है जो बोलता है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, वक्ता हो गए। तो किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में एक व्यक्ति होता है जो बोलता है या किसी तरह की सूचनाओं को वह किसी दूसरे आदमी के साथ साझा करता है, जिसे हम वक्ता के नाम से जानते हैं। वक्ता का मतलब ही बस आप समझ लो कि जो बोल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ या अपना अनुभव आपके साथ व्यक्त कर दे रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, वक्ता, ठीक है। तो किसी भी संप्रेषण के लिए वक्ता पहला व्यक्ति होता है जो अपने विचार को या अपने अनुभव को किसी दूसरे के साथ क्या करता है, साझा करता है। अब आता है दूसरा है संदेश, ठीक है। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश दूसरा चरण माना जाता है। संदेश जो है संप्रेषण प्रक्रिया का दूसरा चरण माना जाता है, ठीक है। यह संदेश जो है वक्ता के पास ही होता है। संदेश किसके पास होता है, वक्ता के पास, यानी कि जो अर्थात जो बोलता है, ठीक है। जो व्यक्ति बोल रहा है उसी के पास कोई ना कोई संदेश है, कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई विचार है, ठीक है। तो संदेश जो है जो व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, वह उसी के पास होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी संप्रेषण में वक्ता किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ कहता है या सूचनाएं प्रदान करता है, तो उस सूचना का एक उद्देश्य होता है या एक अर्थ होता है, क्योंकि उद्देश्य और अर्थ के अभाव में कोई भी वार्तालाप या संप्रेषण सफल हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का मतलब, मेरा बोलने का कोई ना कोई उद्देश्य है, क्या, कि आप इस चीज़ को समझें और एग्ज़ाम में इस प्रश्न को समझ के पास कर पाएँ, ठीक है। तो अगर
बोलने वाला व्यक्ति के पास जो संदेश है वह अर्थपूर्ण नहीं है या उसका कोई अगर उद्देश्य नहीं है तो वह संप्रेषण हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वक्ता के पास एक विशेष प्रकार का संदेश होता है जो अपने विचारों को लिखित, सांकेतिक और मौखिक माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए अगर हम किसी से भूगोल का किताब मांग रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम ही हैं या आप हैं, किसी व्यक्ति से या किसी छात्र से आप भूगोल का किताब मांग रहे हैं, तो यहाँ पर भूगोल का किताब मांगने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। ठीक है, अगला हेडिंग है माध्यम। माध्यम जो होता है किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में माध्यम तीसरा चरण माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब किसी संप्रेषण में वक्ता अपने मन के भाव या अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का सोचता है तो उसे कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यह माध्यम लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। सांकेतिक मतलब क्या? इशारा। मौखिक मतलब क्या? बोल करके। लिखित मतलब क्या? लिख करके। ठीक है, यह माध्यम लिखित, मौखिक और सांकेतिक भी हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ कहना चाहते हैं तो यह तभी संभव है जब हम उस व्यक्ति से बोलकर या लिखकर या संकेत के माध्यम से अपने विचार उस व्यक्ति के साथ साझा करें। ठीक है, तो अगर आप संप्रेषण करना चाहते हैं तो संप्रेषण में जो व्यक्ति या जो वक्ता बोल रहा है या जो व्यक्ति जो है अपना विचार किसी दूसरे के साथ साझा कर रहा है उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वह माध्यम क्या हो सकता है? लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। अगला हेडिंग है प्राप्त करना अर्थात श्रोता। किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में एक श्रोता या प्राप्तकर्ता होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के सूचनाओं या विचारों को या उनके भावनाओं को लिखित माध्यम से, सांकेतिक माध्यम से या मौखिक माध्यम से प्राप्त करता है, जिसे हम प्राप्तकर्ता या श्रोता कहते हैं। जैसे कि चौथा पॉइंट क्या है? प्राप्तकर्ता अर्थात श्रोता। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम वक्ता हो गए और आप सुन रहे हैं, आप मेरे विचारों को समझ रहे हैं, समझ कर, ठीक है, तो आप क्या हो गया? श्रोता। तो संप्रेषण प्रक्रिया में भी एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। अगला है फीडबैक। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जैसे ही किसी वक्ता के द्वारा कोई विचार श्रोता तक सही ढंग से पहुंचता है और उसे लगता है कि ये सूचना या कोई बात सही है तो वह कुछ ना कुछ वक्ता को रिप्लाई देने का कोशिश करता है, जिसे हम फीडबैक कहते हैं। तो फीडबैक भी संप्रेषण का सबसे अंतिम चरण या अंतिम प्रक्रिया कह सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको जो है इस प्रश्न का आंसर समझा दिया तो अगर आपको अगर अच्छा लग गया तो आप क्या करेंगे? रिप्लाई देंगे ना, सर थैंक यू सर, आज मेरा एग्ज़ाम है, आपने ये वीडियो अपलोड कर दिया, तो आपका यह फीडबैक हुआ। तो किसी भी तो फीडबैक जो है संप्रेषण का 5वां चरण होता है, सबसे अंतिम चरण होता है संप्रेषण प्रक्रिया का। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।